नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज जो टॉपिक लाए हैं वो समझिए कि जीवन का एक विभिन्न अंग है। विभिन्न अंग क्या, विभिन्न प्रथा है, एक महत्वपूर्ण प्रथा है। यह जो प्रथा है इसके बिना जो है इस पृथ्वी का समझिए सर्वनाश ही हो जाएगा। अगर इस तरह, यह हम नहीं कर रहे हैं, इस तरह का भावना प्रकट कर रहे हैं। यह जो टॉपिक है उसका नाम है विवाह यानी मैरिज। हम लोग जो मैरिज करते हैं, ठीक है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ, खासकर हम हिंदू धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, उसमें एक प्राचीन ग्रंथ था जिसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक थे मनु, और मनुस्मृति के अनुसार प्राचीन समाज में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता था। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन हो गया विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह 8 प्रकार के। किसके अनुसार, तो मनुस्मृति के अनुसार। ये आपको रखिएगा ध्यान। इसके लेखक कौन है, तो मनु है। तो एक तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि विवाह कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। 8 प्रकार के विवाह है कि यह इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो हमेशा रखिएगा मनुस्मृति में। और मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो मनु है। अब प्रश्न आता है, यह 8 प्रकार के विवाह हैं जिसमें से कौन अच्छे विवाह हैं, कौन खराब विवाह हैं। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो है वो प्रशंसनीय विवाह हैं और कुछ जो है निंदनीय विवाह है। प्रशंसनीय विवाह की संख्या हो जाएगी 4 और निंदनीय विवाह की संख्या हो जाएगी 4। यानी विवाह की संख्या, विवाह कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जिसमें से मिठाई खाने वाला 4 गो जिसका नाम है प्रशंसनीय विवाह, और लात खाने वाला 4 गो जिसका नाम है निंदनीय विवाह। हम मिठाई और लात बोले हैं, इसको आप लोग याद नहीं रखिएगा, केवल इसको समझाए हैं। यानी अब बताइए विवाह कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। 4 गो विवाह जो हम लोग करते हैं, वो जो विवाह होगा समझ जाइए, लोग समाज में हमारा अथी करता है, क्या कहते हैं उसको, जैसे आपका नाम होगा, समाज में आपको जानेगा या आपको कहेगा कि बियाह के अलैया, वही प्रशंसनीय विवाह 4 गो। लेकिन 4 गो ऐसा विवाह है जिसका नाम है निंदनीय विवाह, ये आपको हमेशा लात खिलाएगा। यही है, यानी एगो मिठाई एगो लात। अब हम लोग जानते हैं प्रशंसनीय और निंदनीय विवाह किसको कहते हैं और यह किस लिए प्रचलित है। देखिए, इसमें 4 जो प्रशंसनीय विवाह हैं उसमें एक विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता है, जब कन्या के माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर समाज के सामने विवाह किया जाता है। यानी कन्या के माता पिता जो है समाज के सामने जब अपनी कन्या का विवाह करते हैं, उसी को कहा जाता है ब्रह्म विवाह। और वह जो कन्या की जो बात कर रहे हैं, कन्या यानी लड़की को सूचित कर रहा है। बहुत सारे लोग कन्या मतलब जान में नहीं करते हैं, कन्या मतलब लड़की, और यहीं पर एक वर टर्म यूज करेंगे, वर मतलब लड़का। यानी कि कन्या का विवाह माता पिता द्वारा योग्य वर मतलब लड़का, ठीक है, खोजकर समाज के सामने विवाह करना। वह कौन सा विवाह होगा, तो वह होगा ब्रह्म विवाह। और इसमें कन्या जो है वयस्क होनी चाहिए थी, ये नहीं कि हाँ 7 साल के लड़की, नहीं। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, जब वयस्क कन्या, वयस्क मतलब जवान नहीं, वयस्क कन्या के माता पिता योग्य वर को खोजकर समाज के सामने विवाह करते हैं, उसी को कहा जाता था ब्रह्म विवाह। और यह जो विवाह है, यह 8 विवाह में सबसे प्रचलित और सबसे ऊंचा विवाह इसे माना जाता था। दूसरा जो विवाह है उसका नाम है दैव विवाह। दैव विवाह जो होता था, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, यज्ञ मतलब जो पूजा पाठ करते हैं वो ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण की पुत्री का विवाह करना, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री की विवाह करना। यानी यज्ञ करने वाले, पूजा पाठ कराने वाले जो ब्राह्मण हैं, उससे अपनी कन्या का, पुत्री का विवाह जो किया जाता था, उस विवाह का नाम था दैव विवाह। तीसरा विवाह है आर्य विवाह। आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से 1 या 2 जोड़ी गाय लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। यानी कन्या के जो पिता थे, कन्या के पिता वर से यानी लड़का से 1 जोड़ी या एक गाय या 1 जोड़ी गाय, ठीक है,
लेके तब कन्या का विवाह करते थे, उसी को कहा जाता था आर्य विवाह। क्लियर है। दूसरा चीज अब देखिए यहाँ पर, यहाँ एक जोड़ी या एक गाय भी हो सकता था या बैल भी हो सकता था। अब है चौथा विवाह। चौथा जो है प्रशंसनीय विवाह है, जिसका नाम है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह किसको कहते हैं? जब वर द्वारा कन्या के पिता से उसकी कन्या को मांग कर विवाह किया जाता है। ठीक है, यानी प्रजापत्य विवाह हो गया, जैसे लड़का गया और लड़की के पिता यानी ससुर से कहा कि हम आपके बेटी से ब्याह करेंगे, बस। अब मान लीजिए कि अगर जो कन्या का जो पिता है वो देखे कि वाह लड़का हैंडसम है, खूब कमाई है ना, और सरकारी नौकरी में है ना, तब लड़का पर सीधे फिदा हो गया, बस ब्याह संपन्न। तो वो ब्याह कथी कहलाएगा? प्रजापत्य विवाह। यानी प्रजापत्य विवाह में क्लियर है, वर द्वारा कन्या के पिता से उसकी कन्या को मांग कर विवाह करना प्रजापत्य विवाह था। ये जो बताए हैं 4 का 4 प्रशंसनीय था, जिसको करने पर व्यक्ति को मिठाई खिलाया जाता था। नहीं, अब देखिए 4 गो लात खाने वाला विवाह। निंदनीय विवाह जो 4 था, उसमें एक था असुर विवाह। एक का नाम क्या है? असुर विवाह। असुर विवाह किसे कहते थे? वर से मूल्य लेकर, वर मतलब लड़का, वर से मूल्य लेकर, लड़का से मूल्य यानी पैसा ले लिए, ठीक है, कन्या को बेच दिए। यानी वर से जब हम यानी लड़का से पैसा ले लिए तब बेटी के बियाह कर दिए, नहीं तो बेचना ही ना हुआ बेटी के, तो वह बियाह कथी कहलाया? तो ये कहलाया असुर विवाह। यानी इसमें क्या होता था? लड़की का क्रय किया जाता था, लड़की जो है सो खरीदाता था। नहीं, खरीदता था कौन? तो जो लड़का होता था। तो ये आपको निंदनीय विवाह में रखा गया है। उसके बाद था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किसको कहेंगे? तो कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक विवाह करना। नहीं, कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक विवाह करना, ये आजकल फिल्म उल्म में खूब दिखाता है, देखते होइएगा कि अपना कौन लड़की जा रही होगा, गाड़ी पर बैठाया, जाके मांग टिक दिया, ब्याह हो गया। वो कौन ब्याह? तो उसका नाम होगा राक्षस विवाह। यहाँ है वर्ड क्या? बलपूर्वक। यानी अगर आपको पता भी चल गया तो नहीं जा सकते हैं, न तो जाके कूच देंगे अगर आइएगा तो ना। उसके बाद है तीसरा 50 विवाह। 50 विवाह भी था, सेम लगेगा इसी की तरह, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। देखिए क्या है, 50 विवाह में कन्या को भगाकर विवाह करना जब वह अपने चेतना में नहीं हो। चेतना मतलब अपने स्थिति में नहीं हो। तो ये दोनों में आपको लग रहा होगा क्या कि दोनों में तो हम अपहरण कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? इसमें कन्या जो है सो ठीक हो, चेतना अवस्था में हो। नहीं, मान ली कि फर्स्ट क्लास अपना जा रही है कॉलेज से, मतलब किसी तरह का कोई झंझट नहीं, ठीक है, नहीं, तब हम बलपूर्वक जो है ब्याह कर लिए, तब कौन विवाह था? तब है राक्षस विवाह। लेकिन 50 विवाह में क्या है कि मान लीजिए कि कोई लड़की जो है सो पागल है, नहीं, नींद में है, नहीं, मतलब अपना सेंस में नहीं है, ठीक है, तब उसको हम उठा लिया, ब्याह कर लिए, तो उसी को कौन ब्याह कहलाएगा? तो उसको कहलाएगा 50 विवाह। ये सब लात खाने वाला है। और सबसे लास्ट में है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को ही ये आजकल ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप लोग पढ़ने में जो आज जाते होते हैं ना, ज़्यादातर लोग, सब पर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग वे ब्याह के चक्कर में। ये गंधर्व विवाह क्या है? इसी को हम लोग सीधे एक लाइन में पढ़ेंगे, लव मैरिज, बस। तो गंधर्व विवाह का मतलब हो गया वर और कन्या, मतलब लड़का लड़की, क्या वर और कन्या अपनी माता पिता के इच्छा के बिना ही विवाह करते थे। तो एक तरह से लव मैरिज ना हो गया, मतलब गेली, प्यार कर ले लिया, ब्याह कर ले ली, कौन विवाह? तो ये हो गया गंधर्व विवाह। तो यही हम लोग 8 गो विवाह का प्रकार पढ़े हैं, जिसमें 4 था प्रशंसा वाला और 4 था निंदा वाला। अब देखिए इसी में एक टर्म, अब ये सब जो विवाह हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, प्राचीन समाज में इस विवाह का भी पाठ था। पाठ क्या था? ये जो चारों जो विवाह बताए हैं प्रशंसनीय विवाह, यह जो है केवल ब्राह्मण समाज में प्रचलित था। कहने का मतलब ब्राह्मण लोग इसी तरह के पैटर्न का यूज करते थे। जैसे 4 गो मूल रूप से समाज था, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्राचीन इतिहास में कि 4 गो कुल था, मूल रूप से 4 गो वर्ग था, जिसमें था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 गो में ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण में कौन सी विवाह जो है प्रचलित थी? तो ब्राह्मणों में ब्रह्म विवाह था, दैव विवाह था, आर्य विवाह था, प्रजापत्य विवाह था। अब बचा 3 गो। अब 3 गो में जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय में था ई वाला प्रचलित, क्षत्रिय,
नहीं, क्षत्रिय में कौन सा विवाह प्रचलित था? प्रचलित का मतलब है ज़्यादातर होता था, तो वो हो गया गंधर्व विवाह। अब जो दूगो बचा है, एक वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र में प्रचलित था कौन? तो वो था आसुर विवाह, यानी ये हो गया शूद्र प्लस वैश्य में। हम गोला घेर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों जो है, ये दोनों किसी वर्ग में नहीं था, ये दोनों जो है शक्ति प्रदर्शन के आधार पर होता था। तो कभी भी ऐसे पूछ दिया जाए आप लोगों से कि इनमें से कौन सा विवाह जो है ब्राह्मणों में प्रचलित था, तो आप ये चारों में से जो आंसर हो मारेंगे। अगर पूछा जाए क्षत्रिय में कौन था प्रचलित, तो ये गंधर्व विवाह। अगर पूछा जाए वैश्य या शूद्र में कौन था, तब रखिएगा वो आसुर विवाह होगा। ये दोनों जो है प्रचलित नहीं था, इस तरह का विवाह भी होता था। अब देखिए, ये सभी विवाह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर दो प्रकार का विवाह को बांटते हैं। ओवरऑल विवाह को दो प्रकार में, नहीं, चूंकि जाति के आधार पर, चूंकि प्राचीन समाज में उच्च जाति और निम्न जाति दो प्रकार की जातियां हुई हैं। इन दोनों जातियों में दो प्रकार के विवाह का प्रचलन था, नहीं, बनाया गया था खासकर। एक था अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। हम कोनो बाबा रामदेव वाला योगा नहीं कराएंगे, विवाह वो तो एक तरह का योग है, लेकिन ध्यान रखिए, यानी विवाह को दो वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग था अनुलोम विवाह, दूसरा वर्ग था प्रतिलोम विवाह। ठीक है, ये जो दो वर्ग में जो बांटे हैं, या किस आधार पर, तब रखिएगा आप लोग जाति के आधार पर, नहीं, ऐसे ही भी जाति के आधार पर, लेकिन ये जाति का सेंस है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के आधार पर। देखिए, अब यहाँ विवाह में अनुलोम और प्रतिलोम जो था, अनुलोम विवाह किसको कहते थे? जैसे ब्याह तो होगा लड़के लड़की में ना जी, हैं, लड़का लड़की में ब्याह होता है। आजकल तो भाई दूसरों से करता है, छोड़िए ना, नहीं, लेकिन अभी जो विवाह कर रहे हैं, तो लड़का लड़की, लड़का और लड़की, लड़का मान लीजिए उच्च वर्ग हो और लड़की मान लीजिए निम्न वर्ग हो, लड़का फॉरवर्ड और लड़की बैकवर्ड, उसी विवाह का नाम कथी था? अनुलोम विवाह। बस एक लाइन, यानी इसमें क्या था? लड़का, लड़का यानी वर जो है सो उच्च जाति का, और लड़की कौन जाति का? तो निम्न जाति का, नहीं, यही है। लड़का यानी वर हो गया उच्च जाति, कन्या यानी लड़की हो गई निम्न जाति, वह कौन सा विवाह हो गया? अनुलोम विवाह। इसका उल्टा इसमें रखे, प्रतिलोम में क्या होगा? इसमें था लड़का उच्च जाति, तो इसमें क्या होगा? लड़का निम्न जाति और लड़की उच्च जाति, यही ना, यही है। जब इस तरह का, यानी लड़का जब निम्न जाति हो और लड़की उच्च जाति हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे कौन सा विवाह? प्रतिलोम विवाह। तो ये सब प्राचीन समाज को हमने दर्शाया है। अब यहीं पर एक टर्म आता था नियोग प्रथा। अब हम लोग जानते हैं कि यह नियोग प्रथा क्या था। यह सब विवाहे वाला टर्म सब है। नियोग प्रथा में क्या था, ठीक से सुनेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का विवाह हुआ और वह कुछ दिनों के बाद मर गया, ठीक है, तो उसकी जो पत्नी हो गई वो विधवा हो गई, ठीक है। तो एक सिस्टम था प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का, कि मान लीजिए कोई विधवा हो गई तो वो अपने पति यानी हस्बैंड के भाई से विवाह कर सकती थी, ठीक है। यानी यही जो सिस्टम था ये कहलाता था नियोग प्रथा। अब वो लड़का के ऊपर है। लड़का क्या था, इस सिस्टम के आधार पर तब तक रह सकता था, दो इच्छा है, या तो जिंदगी भर रहे, या तो दूसरा सिस्टम था कि पुत्र पैदा कर देवे और बस ब्याह से कैंसिल। कहने का मतलब है नियोग प्रथा किसे कहा गया? विधवा अपने पति के भाई के साथ ठीक है रह सकती थी, विवाह कर सकती थी, जब तक कि उसका पुत्र पैदा न हो जाए। इसी प्रथा को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है नियोग प्रथा। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्राचीन समाज की जो परिस्थितियां थी, उसी परिस्थितियां को आपके सामने में रखा है। अगर किसी व्यक्ति को इस वीडियो में मान लीजिए किसी तरह का टर्म से अगर दिक्कत हो, तो आप लोग हम पर क्लेम ना करेंगे। हमने किताबों की जो बात है उसी बातों को आपके सामने रखा है, और आप
सभी चीज़ों को ध्यान से हटाकर आपको जॉब लेना है और इस जॉब के लिए हम पढ़ा रहे हैं नहीं। और इसी कारण इस जॉब में क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसको ओवरऑल एक बार हम समझा दे रहे हैं। केवल पूछा जा सकता है विवाह के प्रकार, इसका टाइप और कौन कौन सा विवाह प्रचलित था और वह किस तरह का था। ये सभी चीज़ों को हम बहुत ही सिंपल ढंग से हम समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित इसे लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप नए यूजर हैं। दूसरा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और तब तक मैं आपके लिए एक नया सीरीज वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।